हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा नर्सिंग अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने डिस्कशन करने का जा रहा हूँ, जो आपके इन फ्यूचर आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पेसमेकर ऑफ यूट्रस। पेसमेकर ऑफ यूट्रस क्या हो सकता है? कॉर्नियो ऑफ यूट्रस हो सकता है, एसेनोड हो सकता है, या ट्यूबर ओस्टियम हो सकता है, या फिर ए और सी दोनों में से आपको आंसर देना है, या फिर ये एसेनोड भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पेसमेकर ऑफ यूट्रस, यहाँ पे आपको पूछा गया है यूट्रस का पेसमेकर पूछा गया है, ना कि आपको पूछा गया है पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो आपको ध्यान देना है कि पेसमेकर ऑफ यूट्रस है, तो पेसमेकर ऑफ यूट्रस इसमें से आपको ऑप्शन में से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या हो सकता है, तो पेसमेकर ऑफ हार्ट आपका ऐसे नोड हो सकता है। पेसमेकर ऑफ हार्ट आपका क्या है? ऐसे नोड है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि पेसमेकर ऑफ यूट्रस, यूट्रस पेसमेकर ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि जब यूट्रस है आपका, जब ड्यूरिंग डिलीवरी होती है तब यूट्राइन जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो फंडस एरिया से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो आपका राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड के अंदर आपकी क्या पाए जाएंगे? पेसमेकर पाए जाएंगे। वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो आपका राइट साइड के अंदर होता है। तो राइट साइड के अंदर जब आपका होगा उसको बोलते हैं कॉर्निया ऑफ यूट्रस या फिर ट्यूबर ओस्टियम। तो इस दोनों का आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो कॉर्निया ऑफ यूट्रस या फिर ट्यूबर ओस्टियम दोनों में से आपका ऑप्शन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हो सकता है ये आए, हो सकता है ये आए, या हो सकता है ये दोनों आए। तो आप दोनों में से आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो डी होगा। आपको ध्यान ये रखना है ए और सी बोथ आर राइट। सबसे पहले कॉर्निया ऑफ यूट्रस और ट्यूबर ओस्टियम दोनों का नाम सेम है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये आंसर इसमें से आपको टिक करना है, डी पे टिक करना है। ऐसे नोड आपको टिक नहीं करना है। ऐसे नोड टिक इसलिए नहीं करना है कि ऐसे नोड आपका किसका आंसर है? पेसमेकर ऑफ हार्ट का है। किसका है? पेसमेकर ऑफ हार्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे। आगे की आप और पढ़ेंगे कि विच ऑफ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? तो यूट्रस को आपको ध्यान में देना है कि यूट्रस है पेल्विस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, 60 ग्राम का होता है। ठीक है, और 60 ग्राम होता है तो इसकी पोजीशन होती है वो कैसे होती है? आपको ध्यान देना है रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड होती है, रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोवर्टेड होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन होती है, रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन होती है। तो इसमें से आपको चारों में से ऐसे सेम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन पूछी गई है। यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन है वो आपकी एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन है। आगे की ओर झुका हुआ होता है, उसके नीचे क्या होता है? आपका ब्लेडर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आगे की तरफ आपका ये से झुका हुआ है, और झुका हुआ है उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका सी जाएगा। सी आंसर है, यहाँ पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। नॉर्मल वेट कितना होता है यूट्रस का? तो आपको 80 ग्राम, 90 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। 80 ग्राम भी आ सकता है, 90 ग्राम आ सकता है, 50 ग्राम, 60 ग्राम। तो आपको टिक करना है 60 ग्राम। 60 ग्राम आपका यूट्रस का नॉर्मल वेट होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यूट्रस का नॉर्मल वेट 60 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। जब प्रेगनेंसी कंसीव कर देती है तब आपको ध्यान देना है 900 से 1000 ग्राम होता है। 900 से 1000 ग्राम आता है। आपको 900 से 1000 ग्राम भी आ जाए तो एक टिक करने के लिए आपको 1000 ग्राम पे आपको टिक लगाना है। 1000 ग्राम वेट होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर आपका वेट होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका पेग सेल। पेग सेल आर सी इन द, आपको पेग सेल कहां पे देखने को मिलेगी? स्टोमक के अंदर देखने को मिल रही है क्या? विजाइना के अंदर देखने को मिल रही है क्या? फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिल रही है क्या? या फिर इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिल रही है? तो आपको ये ध्यान देना है कि पेग सेल होती है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है। आंसर इसका क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का आंसर क्योंकि जो पेग सेल होती है वो पेग सेल आपकी
जो आपका जाइगोट होता है उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। वैसे तो इसका पेग सेल का अभी तक का जो फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट फंक्शन तो अननोन है, बट फिर भी किसी किसी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर पेग सेल होती है, वो प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो 4 दिन तक आपका जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। वहां पे आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल बनती है और आगे यूट्राइन कैविटी के अंदर 4 डे पे आपका रन करता है। तो 4 डे जब यूट्राइन कैविटी के अंदर आता है तो तब तक आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होती है वो पेग सेल करती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पेग सेल आर सीन इन फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो इस तरफ यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे आपका ये यूट्रस है, ये क्या है आपका यूट्रस है, ये है आपका ओस्टियम। तो पेसमेकर ऑफ यूट्रस यहाँ प्रेजेंट होता है। अभी पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपना था कि पेसमेकर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको फैलोपियन ट्यूब होती है, ये फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका इंटरम्यूरल सेगमेंट होता है, सेकंड आपका स्टमस होता है, थर्ड आपका एम्पुला होता है, फोर्थ आपका इंफंडिबुलम होता है और यहाँ पे आपकी फिमरी होती है। ये आपकी ओवरी है और ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है, इधर आपकी सर्विक्स है और यहाँ पे वेजाइना है। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है कि जब स्टमस वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल सीधा होता है और यहाँ पे जब आप ट्यूबेक्टोमी करते हैं, यहाँ पे आप ट्यूबेक्टोमी करते हैं तब आपको यहाँ से आपको क्या करना है, कट करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब स्टमस वाले पार्ट से आप क्या करेंगे, उसको कट करोगे, तब आपको ध्यान देना है कि ये स्टमस वाला पार्ट होता है, इसको ही आप क्या करेंगे, या तो लाइगेट करेंगे या फिर इसको कट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एम्पुलरी पार्ट। एम्पुलरी पार्ट के अंदर यहाँ से जब स्पर्म जाते हैं और यहाँ से जब ओवम आते हैं तो ये जो पार्ट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और आपका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट यहाँ से यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो आपका जाइगोट बन रहा है जो एम्पुला के अंदर बनता है, एम्पुला के अंदर बनता है, वो 0 डे पे बनता है और 0 डे के बनने के बाद में यहाँ से सेल डिवीजन होना स्टार्ट होती है और 3 से 4 दिन तक आपकी इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो जाइगोट होता है वो रहता है, जाइगोट होता है वो रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होता है वो 4 दिन तक होता है और चौथे दिन आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर आपका जाइगोट होता है वो आता है, जाइगोट होता है वो आता है। इसका मतलब वो जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो यहाँ आपका आएगा और फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। अब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कब होती है, जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है 6वें दिन से स्टार्ट होती है और 11 डे पे कंप्लीट होती है। 6वें दिन से स्टार्ट होती है और 11 डे पे आपकी कंप्लीट होती है। तो स्टार्ट कब होती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो 6वें दिन पे स्टार्ट होती है और 11 डे पे आपकी कंप्लीट होती है। तो चौथे दिन आपका क्या है, यूट्राइन कैविटी के अंदर आपका जो जाइगोट होता है वो आता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे से कोई क्वेश्चन है वो बनेगा नहीं, एम्पुला पार्ट से बनेगा आपका, फर्टिलाइजेशन यहाँ से बन रहा है और स्टमस आप जब क्या कर रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी कर रहे हैं तो आपका स्टमस वाला पार्ट है आपको क्या करना है, कट करना है। दूसरी बात आपका जो ओस्टियम होता है तो ओस्टियम वाले पार्ट को अपन पेसमेकर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से यूट्राइन कैविटी जब ड्यूरिंग डिलीवरी होती है तब यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तब यहाँ से इनिशिएशन होता है, यहाँ से शुरुआत होती है, ये ओस्टियम होता है, यही शुरुआत करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में देना है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है ओवुलेशन अकर। ओवुलेशन कब होता है, आपको ध्यान देना है कि ओवुलेशन कब होता है। आपका ओवुलेशन 14 डे बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डे आफ्टर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल या 7 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको इसमें से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आपको आ सकता है। तो ओवुलेशन का मतलब आप जानते हो कि ओवुलेशन का मतलब क्या होगा, ओवुलेशन जब कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, आपका LH हार्मोन। LH हार्मोन आपका ओवुलेशन करवाने में मददगार होता है। जो ओवरी होती है वहां से ओवम होता है वो रिलीज होता है और रिलीज कब होता है, नॉर्मली आपका जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज होता है। अब 28 डेज के बिटवीन वो जो आपका ओवुलेशन होता है, जब माना कि 14 डेज पे हो रहा है, ठीक है, किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज है, तो उसका जो
फीमेल का जो ओवा रिलीज होगा वो 14 डेज पे हो रहा है, तो 14 डेज पे आपका जो ओवा रिलीज हो रहा है तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए ये आपको ध्यान देना है कि ओवुलेशन के लिए आपका LH हार्मोन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन LH हार्मोन से पहले भी तो आपका हार्मोन होता है, उस जो फॉलिकल्स होती है उसको मैच्योर करने का काम करती है। तो मैच्योर करने का काम आपका जो FSH होता है वो कंटिन्यूअसली होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से जो रिलीज होके वहां पे रिसेप्टर लगे हुए ओवरी के पास में वहां से बाइंड होगा, और वो जो आपका जो फॉलिकल होता है वो धीरे 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 क्या होगा? मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद में वो जो आपका फॉलिकल्स है वो परिपक्व हो गया है, तो परिपक्व होने को उस ओवम को बाहर निकालता है, तो बाहर निकालने को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल? LH हार्मोन। LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करके मैच्योर करने का काम आपका FSH हार्मोन करता है, और उसको अंडे को बाहर निकालने का काम आपका LH हार्मोन करता है। तो क्वेश्चन है मेरे पास में कि ओवुलेशन अगर कब होता है, तो आपको ये इसमें से आपको दोनों में से आंसर आपको ढूंढना है कि आफ्टर होता है या बिफोर होता है। तो जो भी नेक्स्ट साइकिल आने वाली है उससे बिफोर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये आंसर जाएगा, इसका आंसर ए जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 14 डे पहले, तो इस वाले फेज को बोलते हैं कांस्टेंट फेज बोलते हैं अपन। जो 14 डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, 14 डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। किसी महिला की माना कि 38 डेज है, 38 डेज साइकिल है, और आपको ओवुलेशन दिन निकालना है, तो आपको 14 डेज है वो माइनस करने होते हैं। जब 14 डेज आप माइनस करोगे तब आपके पास में जो एग्जैक्ट जो टाइम होता है कि कब ओवुलेशन हुआ है वो आपके पास में आ जाएगा। इसीलिए कि क्योंकि आपका ओवुलेशन होने के बाद में आपके पास में जो 14 दिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो 14 डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज बोलते हैं, कांस्टेंट फेज बोलते हैं। ये सेक्रेटरी फेज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपने पास में? ये आंसर। चलो नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ द मिडल मर्ज इंडिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके साइंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपको ये ध्यान देना है कि फिनोमेना, मिडल मर्ज फिनोमेना क्या है, किसको इंडिकेट करता है? इम्प्लांटेशन को इंडिकेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है, ओवुलेशन को करता है, या फर्टिलाइजेशन को करता है? तो मिडल मर्ज का मतलब होता है मिड साइकिल पेन होना। जब साइकिल के अंदर मिड साइकिल पेन होना, तो मिड साइकिल पेन होने का मतलब आपको सबको पता है कि आपको ये ध्यान देना है कि मिड साइकिल पेन होना मतलब ओवुलेशन होना। क्या ओवुलेशन के अंदर हल्का सा क्या होगा? जब ओवा रिलीज होगा तब फीमेल को थोड़ा हल्का सा क्या होगा? पेन फील होगा। इसको बोलते हैं मिडल मर्ज फिनोमेना या इंडिकेशन करेगा ओवुलेशन को। तो आंसर अपना क्या जाएगा? ओवुलेशन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको सीजर कई बार एग्जाम के अंदर आई हुई है, और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये है क्या? तो ये आपको ध्यान देना है, एपिजियोटोमी सीजर है। क्या है? एपिजियोटोमी सीजर है। तो एपिजियोटोमी सीजर आप एपिजियोटोमी करते हैं, एपिजियोटोमी करते हैं। एपिजियोटोमी क्यों करते हैं? एपिजियोटोमी इसलिए करते हैं कि आपका जो इंट्रोटस पार्ट होता है वेजाइना का, जो बाहर वाला पार्ट होता है, या तो नैरो है या फिर पेरिनियम एरिया है वो रिजिड है, या फिर बेबी का हेड है वो लार्ज है, या फिर प्रेजेंटेशन क्या है? सेफेलिक प्रेजेंटेशन ना होकर कोई अदर प्रेजेंटेशन है। उस कंडीशन के अंदर मुझे डिलीवरी को सुटेबल करना है और बेबी को बाहर निकालना है आसानी से, मेरे को डिलीवरी है वो आसानी से करवानी है, तब मैं क्या करूंगा? मैं एपिजियोटोमी करूंगा। तो एपिजियोटोमी कब की जाती है? एपिजियोटोमी जब बेबी का हेड क्या हो? लार्ज हो, प्रेजेंटेशन एब्नॉर्मल हो, उस कंडीशन के अंदर बेबी बाहर नहीं आ रहा हो, शोल्डर डिस्टोशिया हो, शोल्डर फंस चुके हो, तो उस कंडीशन के अंदर मुझे एपिजियोटोमी करनी पड़ती है। तो एपिजियोटोमी करने के लिए आपको एपिजियोटोमी कब करते हैं? तो आपको ये एपिजियोटोमी का क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि एपिजियोटोमी करते हैं जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब जब हेड आपको विजिबल हो रहा है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर आपका हेड होता है वो विजिबल हो रहा है, और आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पिक लेवल पे हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पिक लेवल पे हो, तब आपको ये ध्यान में देना है कि उस टाइम में जब आपका जो लेबिया माइनोरा की नीचे वाली जो फ्यूजन होता है वहां उस पॉइंट को बोलते हैं फोर्सेट। तो फोर्सेट वाले पॉइंट से आपको राइट मीडियोलेटरल या लेफ्ट मीडियोलेटरल
आप क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए ये सीजर स्पेसिफिक आपकी यूज की जाती है। इस सीजर का नाम है एपिजियोटॉमी सीजर। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये ब्लंट वाली है वो अंदर रखेंगे और ये शार्प है वो आप बाहर रखेंगे। जब आप है माना कि सपोज करो ये है आपकी जो वेजाइना का एट्रोटस है और यहाँ से आपका हेड आ रहा है, विजिबल हुआ है, तो ये नीचे वाला पॉइंट आपका फोर्निक्स होता है और फोर्सेट होता है। उस फोर्सेट से आपको राइट मीडियो लेटरल पे आपको क्या करना है, कट लगाना है। कट लगाने के अंदर आपको 2 उंगलियों को अंदर की तरफ डालोगे आप, जिससे हेड के अंदर इंजरी ना हो, हेड के अंदर इंजरी ना हो, और इसको क्या करोगे आप, कट कर दोगे। तो आपको ये ध्यान में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीजर है, आपको बार-बार क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देना है। एपिजियोटॉमी सीजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एपिजियोटॉमी सीजर बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक स्पेकुलम। ये बतख की चोंच जैसा दिख रहा है आपको, इसको डक स्पेकुलम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉस्कोस्पेकुलम, कॉस्कोस्पेकुलम। इसको कॉस्कोस्पेकुलम जो पेप्सिमियर लेते हैं तब यूज किया जाता है। दूसरा सर्विक्स है, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी भी बायोप्सी करनी हो तब इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, सेल्फ रिट्रैक्टेड होता है। ये आपको क्या करना है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से आपको क्या स्क्रू से कस देना है, जिससे ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा और आसानी से आप लोग अब सैंपलिंग कर सकते हैं। तो इसका क्या नाम है, डक स्पेकुलम या फिर कॉस्कोस्पेकुलम, याद रखिए आप। नेक्स्ट देखो ये कॉस्कोस्पेकुलम, ये देखो ये कॉस्कोस्पेकुलम है और ये क्या हो रहा है, यहाँ से सैंपल लिया जा रहा है, यहाँ से सैंपल लिया जा रहा है। ये सैंपल लेते हैं पेप्स्मीयर के लिए, सर्विक्स के अंदर कोई भी कैंसर वगैरह भी हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है पेप्स्मीयर, उसको करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। अब सैंपल लेके फिर अपन स्लाइड बना के डिटेक्ट करेंगे कि एचपीवी वायरस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो अपन इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, नंबर 1 क्वेश्चन। मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे कि मिल्क का प्रोडक्शन होना, जब ब्रेस्ट जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहां से आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के लिए आपका जो हार्मोन होता है P4 प्रोडक्शन, P4 प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। आपको ये ध्यान देना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन मिल्क इंजेक्शन जो बन तो गया, जब बेबी शक करेगा तब बाहर कब निकलेगा, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मिल्क बनाने का काम अलग हार्मोन करता है, मिल्क बाहर निकालने का काम अलग हार्मोन करता है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये क्वेश्चन है कि मिल्क है कौन सी सेल बनाने का काम करती है, तो आपको ध्यान देना है एसिनी सेल करती है या फिर एल्वेओली सेल करती है। तो आपका मिल्क है वो बनता कहाँ है, एसिनी सेल से बनता है। कहाँ से बनता है, एसिनी सेल से बनता है, एल्वेओली सेल से बनता है। हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर। ओके चलो, ये है आपका ब्रेस्ट, ये है आपके ब्रेस्ट, ये है आपके लॉब्स वगैरह। यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, मिल्क बनता है, मिल्क बनता है 2 से लगा के 6। ये ध्यान रखना, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं ब्रेस्ट की। 2 सेकंड रिब से लगा के 6 रिब्स तक आपकी ब्रेस्ट की जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन रहती है। और यहाँ पे आपका सम टाइम आपका जो ये जो साइनस होता है लेक्टिफेरिस साइनस, यहाँ पे सम टाइम आपका ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। जब वो बेबी सक करेगा तब वहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एक शेर है आपके लिए कि गुजरते लम्हों में मैं सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में मैं सदियां तलाश करता हूँ, है मेरी प्यास कि मैं नदियां तलाश करता हूँ, है मेरी प्यास कि मैं नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ लोग गिनाते हैं अपनी खूबियाँ, यहाँ लोग गिनाते हैं अपनी खूबियाँ, मैं अपने आप में खामियां तलाश करता हूँ, मैं अपने आप में
खामियां तलाश करता हूँ। बस अपने आप में खामियां तलाश करनी है, अपना वीकनेस पकड़ना है और आगे बढ़ना है, बाकी मंजिल आसानी से आपको मिल जाएगी। तो दुर्गा नर्सिंग अकेडमी में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, और अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय कीजिए।